प्रवेश आरंभ श्री कालिका महाविद्यालय में उपलब्ध कोर्सेज बीए, बीएससी, बीएससी सीएस, बीकॉम, बीकॉम सीएस, बीसीए, एमएसडब्ल्यू। साथ ही कालिका इंस्टीट्यूट एवं आईटीआई उपलब्ध कोर्सेज फिटर डिप्लोमा, इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा। पता टाइगर सफारी रोड, निपनिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9425846477/9340548277। अध्ययन के लिए शानदार कैंपस, साथ ही हॉस्टल एवं मेस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं नैन्सी। कालिका दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बुलेटिन की ओर। पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। रीवा शहर में 1997 से भवनहीन है सरकारी स्कूल। कोरोना के बीच आया डेंगू का कहर। सिविल लाइन पुलिस का सराहनीय कार्य। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। रीवा में पुराने मोबाइल चोरी और गाय के चरने के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इसमें एक गाय की मौत हो गई तथा 6 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। मामला रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरा गांव का है, जहां पर पुराने मोबाइल चोरी और गाय का दूसरे खेत में चरने का विवाद खूनी संघर्ष में उस समय बदला जब दोनों पक्ष थाने से लौट रहे थे। पहले दोनों पक्ष थाने गए, जहां से पुलिस ने समझाकर दोनों पक्षों को चलता कर दिया। इसी बीच रास्ते में दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए तथा रॉड और सब्बल से हमला कर एक दूसरे को घायल कर दिया। इस खूनी संघर्ष में एक बेजुबान गाय को संबल मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ एक मरीज की हालत चिंताजनक है। वहीं एक पक्ष का कहना है कि थाने से लौटते वक्त गुंडों ने उन पर हमला किया, जिससे गाय की मौत हो गई और जहां उन्हें गंभीर चोटें आई। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि गाय के चरने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच कर रही है। विवाद है सर, मोबाइल विवाद हुआ था पहले, उसका केस चल रहा तो मोबाइल लोग छड़ा लिए थे बाद में। वो मोबाइल कल भाई छोटा वाला ये देखा तो बोला दे दे मोबाइल, तो कल तो एक झापड़ मार दिया था। कल दोनों पक्ष आए थाने, समझौता हो। आज हम लोग जा रहे थे, उसी गुआरा में ही उसका घर है, वहाँ से आ रहे थे। देवरा से गुंडा बुलाया था और वो 3-4 लोग थे, तो गाड़ी में सब्बर डाल दिए। हम लोग जैसे गिरे गाय बंधी, वहाँ पे गए तो दोनों पीटने लगे। फिर सब्बर गाय को लगी, गाय उलट गई और हम वहाँ से बच के निकले। खेत में रगड़ दिए देवरा के 2 और वो मारने लगे। आज यही घटना हुई कि हम अपने उसमें से वहाँ से जा रहे थे काम के लिए, फोन आया कि आधार कार्ड लेने पोस्ट है कि भाई आप अपना ले जाओ। कोलानी में हम बैठे, हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ से वो लोग जब देखे तो उनका प्लान से बैठे थे आदमी बुला के, तो उस गाड़ी में रात डाल दिया। ये सब लोग गिरे तो मारना शुरू कर दिए। क्या नाम है आपका? पारसनाथ साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? कितने लोग ने मारपीट किया है? अब वो लोग 6-7 आदमी के साथ। सर घटना कल से हुई है। हम रीवा से घर जा रहे थे तो कल मेरे को मारे थे। मैं थाने में गया था FIR कराने, तो वहाँ मेरी FIR नहीं लिखी गई। वहाँ ये लोग पहले से मौजूद थे, बोले कि समझौता करा लिया जाए, तो मान गए कल। और आज फिर से वही लोग शाम को लगभग 5-5:30 बजे लगभग मेरी गाय को मारे। मेरी गाय मर गई। हम लोग बीच बचाव करने गए गाय का, तो हम लोगों की हालत, हम लोगों की मारे तब्बर और राड से। कारण सर पता ही नहीं कि कल भी ऐसे अचानक मार दिए थे। मैं साइकिल से घर जा रहा था तो, और आज भी ऐसे अचानक, वो भी खैरा गया सर। क्या नाम है मारने वाले? उनका नाम राकेश साकेत है, गया प्रसाद साकेत, पारसनाथ साकेत और एक है विष्णु कुमार साकेत, और 2 लेडीजें भी थी। ये इसमें खैरा बस्ती का मामला है, चौराटा थाना क्षेत्र का। इसमें गाय के चरने वरने पर से कुछ विवाद हुआ। दोनों साकेत परिवार हैं, तो दोनों तरफ से 3-3 लोग घायल हैं।
कल एक घटनाक्रम में जो मारपीट हुई थी उसमें एक मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और आज भी सुबह सुबह जो गाय वाला आपने बताया है वो पक्ष पहुंचा और उनकी तरफ से भी रिपोर्ट लेक की जा रही है। दोनों तरफ से 3 लोग उसमें घायल भी हुए थे। सामान्य चोटें हैं। प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है सर कि मोबाइल पे कुछ चोरी का मामला था जिसके थाने में ला के उनको एक दिन पहले समझाइश भी दी गई थी इस मामले में। अभी तो इस संबंध में केवल गाय के कुछ चढ़ने वरने का मामला है जिसमें गाय के साथ भी मारपीट की गई थी। लोगों के साथ भी मारपीट हुई है। दोनों की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिए गए। रीवा शहर में 1997 से भवनहीन है सरकारी स्कूल। एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्राइवेट स्कूलों की होड़ मची है। अशासकीय स्कूल आलीशान भवनों में संचालित है तो दूसरी ओर शासकीय स्कूल खस्ता हाल है। रीवा शहर के बीच में एक ऐसा प्राथमिक स्कूल है जो 1997 से भवन विहीन है और खुले आसमान के नीचे संचालित है। स्कूल में 2 शिक्षक और 14 बच्चे हैं, लेकिन ना तो यहाँ शिक्षक के बैठने की जगह है और ना ही छात्रों के पढ़ने की। खेल कूद के मैदान की बात तो दूर है। जब शहर के शासकीय विद्यालय का यह हाल है तो ग्रामीण इलाकों में संचालित शासकीय विद्यालयों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। यह स्कूल 8 जनवरी 1997 से वैकल्पिक विद्यालय के नाम से हरिजन बस्ती मैदानी में संचालित है, लेकिन यह इस स्कूल का दुर्भाग्य कहें या लचर प्रशासनिक व्यवस्था की 24 साल बीत जाने के बाद भी इस स्कूल को अभी तक भवन नसीब नहीं हुआ। पहली से 5वीं तक के इस स्कूल में 14 बच्चे वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं और इन्हें पढ़ाने का जिम्मा 2 शिक्षकों पर है। हालांकि इसमें छात्रों की संख्या पहले ज्यादा थी, लेकिन इस स्कूल की बदहाल व्यवस्था के चलते परिजनों ने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए दूसरे स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया। चमन सदाम 7 को 7 7 दिन 14 7 23 7 28 7 35 7 42 7 49 7 58 7 39 सदाम 8 पंचा 10 2 छक्का 12 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 नमा 18 2 दाहम 20। मेरा नाम सीमा बंसल है। मैं तुर्काश आती हूँ, कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ और भवन नहीं है तो बहुत तकलीफ़ होती है और दिक्कत भी होती है पढ़ाई में भी। और बारिश में कीचड़ हो जाता है तो इसलिए घर चले जाते और खेलने के लिए मैदान नहीं है इसलिए घर भी खेलने जाते हैं। बहुत आती है पढ़ने में दिक्कत, कहीं बैठने के लिए जगह भी नहीं होती है कीचड़ में, धूप में पसीना खूब आता है और बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए पढ़ाई भी नहीं हो पाती अच्छे से। 1997 से
वैकल्पिक विद्यालय के नाम पर यहाँ विद्यालय मैदानी में संचालित हो रही है, चल रही थी। हम लोग माने खुले में आज तक भवन नहीं मिल पाया हमको। शासन प्रशासन के हर वर्ष हम वार्षिक प्रपत्र भी भेजते हैं भवन विहीन का, लेकिन आज तक भवन हमको नहीं प्राप्त है। हम खुले में इसी तरह से बढ़ते, हमको गर्मी में भी दिक्कत, माने धूप में भी दिक्कत होती है और बरसात में, दोनों चीज़ की दिक्कत जाती है। फिर भी किसी तरह से काम चला रहे हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों का भविष्य न बर्बाद हो, इसलिए हम अपने स्तर में काम चला रहे हैं बच्चों का। किस तरह से परेशानी आती है? जैसे बारिश हो रही है, जैसे धूप में तो देख ही रहे कि धूप में पसीने से डूब रहे हैं, बच्चे भी बीमार होने की कगार में पहुंच जाते हैं। और बरसात में तो खुला दिन बरसात संभव है कि कहीं बिजली गिर जाए या पानी ज़्यादा खुले में है तो खुला मौसम कारण दिक्कत जाती है सर। जी हाँ, भवन विहीन कारण बच्चों की संख्या भी कमी आ रही है। गुणवत्ता में सर भवन विहीन कारण सर, क्योंकि हमारा जो सामग्रियाँ हैं वो हम सब व्यवस्थित नहीं रख पाते, अव्यवस्थित हो जाता है। तो माने जो भी सामग्री भी है तो सब खत्म बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है भवन विहीन कारण। क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि अगर भवन मिल जाए तो हम बच्चों की माने गुणवत्ता में हम ज़्यादा ध्यान जाएगा और बच्चे भी व्यवस्थित रहेंगे तो पढ़ने में भी उनकी कोई सहूलियत होगी। खेलने के लिए भी कोई जगह? हाँ जी सर, अगर बच्चे जो खेलना चाहे तो है ही नहीं है। इधर कोई इधर से इधर बिगड़ रहा है, कहीं उधर कोई दारू भी पी करके आता है तो हल्ला गुल्ला करता है, बच्चे को परेशान करता है। हमको भी परेशान किया कई बार, रिपोर्ट वही हुआ है। कोरोना के बीच में आया डेंगू का कहर। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद अब डेंगू का कहर बनकर टूट रहा है। रीवा जिले में भी लगातार डेंगू के साथ ही अन्य मरीजों की संख्या बढ़ रही है। संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में हर दिन औसतन 25 से 30 मरीज भर्ती हो रहे हैं। अस्पताल में 460 जांचों में डेंगू की 33 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिस तरह से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए डेंगू को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। शुरुआत में सामान्य सा लगने वाला यह बुखार देरी या गलत इलाज से जानलेवा साबित हो सकता है। संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में रीवा के साथ ही सतना, सीधी, शहडोल से भी मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही वायरल मलेरिया और पीलिया के मरीज काफी संख्या में शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बीमारी में दर्द निवारक दवाइयों का सेवन ना करें, इससे प्लेटलेट्स और कम हो जाता है। इसमें सिर्फ पैरासीटामोल का ही उपयोग करना चाहिए। हालांकि लगातार बढ़ते मरीजों को लेकर सरकार भी चिंतित है और लगातार इसके रोकथाम और इलाज के पुख्ता इंतजाम के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अगर हम 3 माह का देखें तो ये जो डेंगू का जो सीज़न होता है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में मैक्सिमम होते हैं और अक्टूबर तक के भी जा सकते हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर 25 से 30 पेशेंट प्रतिदिन जो है बुखार और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, इससे संबंधित भर्ती होती हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी में इसमें टेस्ट की सुविधा है जिसमें हम NS1 एंटीजन और एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं। इस दौरान करीबन 460 टेस्ट किए गए हैं और जिसमें 33 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो इसमें जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, इसमें मुख्यतः जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और मुख्यतः पैरास्टामोल हमारे पास उपलब्ध है, वो पैरास्टामोल की दवाइयाँ इन्हें दी जाती है। दूसरा, इनकेस अगर किसी को प्लेटलेट कम होगा तो प्लेटलेट देने की आवश्यकता पड़ती है। अभी इसमें ऐसे कोई भी ऐसा गंभीर मरीज जिसकी मृत्यु ऐसा नहीं हुआ है। कई बार डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि डेंगू के मरीज का ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाती है, वो हमको देना पड़ता है। तो कुछ ही पेशेंट में प्लेटलेट ज़रूर कम हुआ है, लेकिन वो सामान्यतः दवाइयों से ठीक हो गया है। क्योंकि बचाव के लिए सर क्या? बचाव में जो मुख्य हमने बताया, ये एडिस मस्कीटो होता है, मच्छर होता है, जिसके काटने से ये होता है। और ये डे बाइटर होते हैं, दिन के वक्त तो ये काटते हैं, तो हमेशा कवर वाले कपड़े पहने जाना चाहिए। घर के आसपास में जहाँ भी
स्वच्छ पानी हो उसको साफ़ किया जाना चाहिए। जैसे आसपास के गड्ढों में पानी ना होना चाहिए, टायरों में पानी नहीं होता है। जो पुराने हमारे कूलर अब वर्तमान में अगर यूज़ में नहीं आ रहे और उसमें अगर वो पानी जमा है तो उसको साफ़ किया जाना चाहिए। छतों पे जो पानी जमा होता है उससे साफ़ किया जाना चाहिए। ये साफ़ पानी में पनपते हैं और दिन के वक्त काटते हैं। देखा जा रहा है कि लगातार मरीज आ रहे हैं, अस्पताल में भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और नीचे भी लेटाया जा रहा है, जिससे बेड भी नहीं मिल रहे हैं उनको। ये जुलाई अगस्त और विशेषकर जो सितंबर का समय होता है तो मेडिसिन में 1 यूनिट में 30 बेड अलॉटेड है, एक यूनिट में, और वर्तमान में 70 से 80 पेशेंट प्रतिदिन भर्ती हो जाते हैं। हम लोगों ने फ्लोर पे भी मैट्रेस की व्यवस्था की है और 10 से 15 पेशेंट कभी कभी फ्लोर पे मैनेज करना पड़ रहे हैं। सिविल लाइन पुलिस का सराहनीय कार्य। रीवा के सिविल लाइन थाना पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले से 150 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद कर मामला का किया खुलासा। रीवा पुलिस कप्तान नवनीत भसीन के निर्देश पर शहर के सिविल लाइन प्रभारी उप निरीक्षक अपने दल बल के साथ बीती रात कबाड़ी मोहल्ले में दबिश देकर इन दिनों नशीले पदार्थों पर पुलिस ने अपनी कड़ी नजर बनाई रखी है, जिससे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं कबाड़ी मोहल्ले से जब्त की गई नशीली कप सिरप, जिनकी कीमत 18,000 रुपए बताई जा रही है, फिलहाल पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही कर रही है। इस कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य रूप से उप निरीक्षक RK वर्मा, AASI द्वारिका बागरी, आरक्षक राजीव द्विवेदी, आरक्षक कुंजल, आरक्षक परमात्मा, महिला आरक्षक ममता कुशवाहा शामिल रहे। जी हाँ, इस समय पुलिस अधीक्षक महोदय का ने नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाए हैं, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कबाड़ी मोहल्ला में कुछ औरतें अवैध नशीली कप सिरप का व्यापार कर रही हैं। तो वो सूचना पर हम लोग गए थे कबाड़ी मोहल्ला में। वहाँ पर जब गए तो 2 औरतें कोरेक्स की एक बोरी लिए खड़ी थी। पुलिस को देख के भाग गई। वहाँ घनी बस्ती है, इसलिए वो भाग गई थी, लुक छिप गई थी। और 150 सीसी कोरेक्स बरामद हुई है, करीबन 18,000 रुपये की। आरोपी पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए? आरोपियाँ 2 महिलाएं थी, वो भाग गई हैं। खबरों के लिए बने रहिए कालिका दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।